हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। एंड इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। 5th NSA लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड। तो ये जो आपका NSA लेवल मीटिंग है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, वो अभी हुआ है। और ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, ये बेसिकली इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल ट्राइलेटरल ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कहा जाता था। और ये जो आपका ग्रुप है या फिर डायलॉग फोरम है 2011 में बना था। और इसके तहत जो मेंबर नेशंस हैं उनको मदद की जाती है, डिस्कशन होता है कि किस प्रकार से जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके कैपेसिटी बिल्टअप की जा सके। अब आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा कोस्ट लाइन भारत ऑक्युपाई करता है, अप्रोक्स 7,500 किलोमीटर का। तो जाहिर सी बात है कोस्टल सिक्योरिटी या फिर मेरी टाइम सिक्योरिटी इंश्योर करनी जरूरी होगी। और ये मेरी टाइम सिक्योरिटी इंश्योर और अच्छे से हो सकेगी अगर हम जो लिटोरल स्टेट्स हैं, यानी कि जो आपके अदर नेशंस हैं, जैसे आपका मालदीव से ले लो, आपका श्रीलंका ले लो, इन सब के साथ अगर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो दैट्स व्हाई कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। और कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकती है? टेररिज्म हो सकता है, पायरेसी हो सकती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी सेफ्टी हो सकती है। ये सब आपके कॉमन थ्रेट्स होते हैं। तो इन सब पर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके इन सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को हटाना, ये आपका CSC के माध्यम से किया जा सकता है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और NSA का मतलब आपको भी पता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल, यानी कि आपको पता है कि अभी करंट NSA कौन है? आपके अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके CSC के, वो आपके मालदीव्स हैं, इंडिया है, श्रीलंका है। और आप समझ सकते हो ये जो आपका मालदीव्स है, मालदीव्स कहाँ पर आता है? तो आपका जो अरेबियन सी है उधर आपका मालदीव्स देखने को मिलता है। और जो आपका श्रीलंका है वो आपका बे ऑफ बंगाल में, और इंडिया बीच में आ जाता है, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स में ये 3 देश आ जाते हैं। एंड मॉरिशस को ऐड किया गया बाद में एज ए न्यूएस्ट मेंबर रिसेंटली कंक्लूडेड मीटिंग में। तो बांग्लादेश और सेशल्स का क्या हाल चाल है? तो बांग्लादेश और सेशल्स जो है ये ऑब्जर्वर स्टेटस है। ऑब्जर्वर स्टेटस यानी कि मेंबर तो नहीं है, बट हाँ ये डायलॉग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने राय विचार रख सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। ये आपके होते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस। आपने और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस का नाम सुना होगा। तो ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में, ठीक है। तो ये बेसिक है। सिलेबस मैंने डिस्कस नहीं किया, तो सबसे पहली बात सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इसके अंतर्गत आ जाएगी। साथ ही साथ एक और आर्टिकल आपका इसमें कवर हो जाएगा, वो है आपका सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। इसमें भी ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 5th मीटिंग हुआ CSC का, इसके अंतर्गत 5 ब्रॉड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात की गई कि भाई साहब अगर इन फील्ड में हम लोग कोऑपरेशन करते हैं तो रीजनल सिक्योरिटी हमारी मजबूत होगी। ये जो कोस्टल रीजन होते हैं ना, जैसे भारत की बात कर लो, दोनों तरफ से समुंदर है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ आपका अरेबियन सी है। तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते ही हैं, ठीक है। पायरेसी है, लेकिन टेररिज्म के भी कंसर्न्स रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, तभी जाके हमारी जो रीजनल सिक्योरिटी है मजबूत होगी। तो ये जो 5 ब्रॉड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है कौन कौन से? मेरी टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, टेररिज्म को काउंटर करो, रेडिकलाइजेशन को काउंटर करो, जो ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है या फिर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखने को मिलता है उसको कम्बेट किया जा सके। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर चैनल सबका इस्टेब्लिश रहता है क्राइम को अंजाम देने के लिए, ठीक है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एंड साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी,
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर खराब हो गए हो या फिर निगेटिवली प्रभावित हुए हो तो फिर वो पूरा देश की जो इकोनॉमी है उसको प्रभावित कर सकता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यही हुआ है। जैसे आपका बैंकिंग को ले लो, बैंकिंग भी एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो बैंकिंग अगर लेट्स से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाती है बैंकिंग पर तो पूरा जो हमारा इकोनॉमी है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये होते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और भी 2-3 नाम आप हमें बताओ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप गूगल से सर्च करके आप हमें बता सकते हो सो दैट कंसेप्ट क्लियरिटी हो। तो साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट कॉपरेशन इज योर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। बिकॉज आपको पता है बे ऑफ बंगाल हो, अरेबियन सी हो, साइक्लोन, डिजास्टर सब आते रहते हैं, है ना। तो किस प्रकार से इन मुसीबत के समय में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, तो ये भी वन ऑफ द एरियाज ऑफ कॉपरेशन है। और ये जो आपका रोड मैप है इट विल फैसिलिटेट ए रोबस्ट मैकेनिज्म सो दैट कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हम देशों के बीच हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेंथिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द मेंबर स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मालदीव को पता चला कि भाई साहब हाँ कुछ टेररिस्ट गतिविधियां हो सकती है अलोंग द बे ऑफ बंगाल रीजन या फिर अलोंग द अरेबियन सी, तो मालदीव्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके इंडिया को बता सकता है। या फिर अगर यही बात श्रीलंका को पता चल गई तो फिर श्रीलंका इंडिया को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के रूप में बता सकता है, या फिर यही बात इंडिया को पता है तो इन दोनों को बता सकता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। और जब तक ये आपका जो इंफॉर्मेशन फ्लो प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होगा तो मान के चलो गैप रहेगी ही रहेगी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। तो ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, याद रखना है आपको, स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन मेंबर स्टेट्स, ठीक है। एंड जो CSC है यानी कि आपका कहा गया, हाँ, कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक प्रकार से देखा जाता है जो स्टेप बाय इंडिया टू एनहांस इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो कैसे, तो जब हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की तो ये अम्ब्रेला टर्म है ना। अम्ब्रेला टर्म यानी कि जो मैराइन सिक्योरिटी है वो आपका नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। यानी कि अगर मैराइन सिक्योरिटी हमारा तंदुरुस्त है, मजबूत है, तो डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी भी हमारा तंदुरुस्त होगा, स्ट्रेंथेंड होगा। साथ ही साथ मैराइन इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये सब कंपोनेंट आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड अगर देखें बिसाइड्स वर्ल्ड ओशियंस, तो वर्ल्ड ओशियंस को तो डील करता ही करता है, साथ ही साथ ये रीजनल सीज हो गई, टेरिटोरियल वाटर हो गई या फिर रिवर्स या पोर्ट्स, इन सब के वाटर को भी देखरेख करता है। एंड अगर हम बात करें अन्य क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो ये याद रखना, देख लो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आपका आर्टिकल डिस्कस होता है तो इस आर्टिकल में जरूर दिए रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स ली गई है, और यही आपको आंसर फॉर्मेट में होने चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ क्या इनिशिएटिव ली गई है वो आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आपके जो आंसर्स है वो आपका लगे कि हाँ आप बहुत ही अच्छा एक प्रकार से बैकग्राउंड देते हो एंड आप सारे जो पैरामीटर्स है, डायमेंशंस है, उसको एड्रेस करते हो। इसलिए कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर याद हो तो वो लिख देना चाहिए। तो अदर स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो एक तो आपका सागर है यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी, ये भारत की पॉलिसी है जिसके तहत जो हमारे मैरीटाइम नेबर्स है उनके बीच इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, बोथ इकोनॉमिक हो एज वेल एज सिक्योरिटी कॉपरेशन, दोनों को डिपेंड करने की बात की जाती है। एंड जो नेबरिंग नेशंस है उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को भी बिल्टअप करने में भारत मदद करता है। एंड नेक्स्ट इज योर इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम IONS, और IONS के तहत जो मैरीटाइम कॉपरेशन है एमंग द नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन, उनके बीच में मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ाई जाती है, साथ ही साथ पीसफुल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस उसको मेंटेन करने में मदद होती है। जब हम बात करते हैं लिटोरल स्टेट्स की, तो जो आपके इंडियन ओशियन रीजन है ना, इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है उससे सटे जो आपके नेशंस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश ले लो या फिर आपका श्रीलंका ले लो या फिर आपका जो अफ्रीका में आप देखते हैं अफ्रीका के ईस्टर्न वाले जो नेशन ले लो, वो सब आपके लिटोरल स्टेट्स में आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये बातें हो गई। एंड वी हैव द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और जो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसका क्या काम है, तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क की बात करता है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी एमंग आवर नेबरहुड। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर फोकस करता है कि सबसे पहले हम अपने नेबरहुड के साथ इंगेज करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका पीपल ओरिएंटेड कॉपरेशन हो या फिर आपका म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स हो, डेवलपमेंट हो, टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। तो ये सब कुछ स्टेप्स हो गए। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल था बट वी डिस्कस्ड इट। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, रेडी टू होल्ड वन नेशन वन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है, ये आप लगातार 2-3 सालों से तो सुन ही रहे होगे कि भाई साहब एक नेशन एक इलेक्शन होने चाहिए। तो होने तो चाहिए, लेकिन इसके क्या आर्गुमेंट्स फेवर में है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में है, उसे हम देखेंगे। और वैसे आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो शुरुआती दौर में अप्रोक्स 1967 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो 1967 तक जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, क्योंकि उस समय नए नए देश निकल कर आया था और कोई आपका डिस्टरबेंस नहीं, कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं एंड कोई प्रीमेच्योर डिसॉल्व ऑफ द असेंबली नहीं। तो आराम से आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था। लोकसभा का भी हो रहा है, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी हो रहा है। लेकिन आपको पता होगा जैसे जैसे समय बीता, प्रेसिडेंशियल रूल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में लगने लगे। उसी प्रकार से वेरियस स्टेट असेंबली जो है प्री मेच्योर डिजॉल्व होने लगे। उसी प्रकार से लोकसभा कभी कभी आपका एक्सटेंड हो गया इमरजेंसी के दौरान, आप याद करो, या फिर लोकसभा लेट्स से कि पहले ही डिजॉल्व हो गया। तो ये सब कुछ इश्यूज जो उस समय आए थे, जिसके कारण जो साइमल्टेनियस की परंपरा है, प्रतिष्ठा है, परिशासन है, ये हमने डायलॉग दे दिया। सूर्यवंशम फिल्म में आपने देखा होगा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, है ना। तो ये सब डिस्टर्ब हो गए थे। दैट्स वाई जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो आपके दूर होते चले गए। तो ये बेसिक आपका कंसेप्ट है, मैंने आपको बेसिक बताया। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका आर्टिकल नंबर 2 विल कवर, हाँ देख सकते हो यहाँ पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के टॉपिक को भी आप लिंक कर सकते हो। तो ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1983 में ही प्रपोज किया गया था और इसको फिर बाद में लॉ कमीशन के पास भी भेजा गया कि भाई साहब आप बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। नीति आयोग के पास भी भेजा गया, है ना, राय मांगने के लिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या होगा, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में जो आपके लोकसभा के इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन है, वो एक साथ होंगे सच दैट जो वोटर्स हैं पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के, वो दोनों के लिए वोट करेंगे, बोथ फॉर लोकसभा कैंडिडेट, बोथ फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट ऑन द सेम डे। समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या होगा कि एक ही दिन आपका जो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी होगी और उसमें तो आप रजिस्टर्ड हो गए ही होगे, और एक होगा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी। तो दोनों कंस्टिट्यूएंसी के लिए आप जरूर वोट करोगे, उसी दिन वोट करोगे, ठीक है। ये हो गई आपकी साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट। तो इट विल हेल्ड टुगेदर सच दैट जो वोटर्स हैं इन ए पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ ऑन द सेम डे। एंड ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कंसेप्ट है ये पहले रह चुका है 1967 तक, लेकिन मैंने आपको बताया उसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व होनी शुरू हो गई। 1968 की ही बात कर लो, 1969 की बात कर लो, लोकसभा देख सकते हो फिर 1970 में आपका डिसॉल्व हुआ था। तो जो इलेक्शन है टू द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट वो धीरे धीरे आपका सेपरेट होते चले गए, है ना। अभी आप देख सकते हो आपका उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 2022 में हुआ, फिर आपका 2027 में होगा, अभी फिर लोकसभा का इलेक्शन कब होगा 2025 में, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सेपरेट होते चले गए। आज भी आप देखते होंगे कि जो आपके लोकसभा के इलेक्शन वाले ईयर होते हैं उस दिन या उस ईयर में आपके और भी बहुत सारे स्टेट्स के चुनाव होते हैं।
तो ये बातें हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट की जाती है तो क्या बेनिफिट होगी, तो पहली बात तो ये बोली जाती है कि भाई साहब ये जो आपके फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते रहते हैं इसके कारण आपका पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि अब बार बार आप इलेक्शन करवाते रहो, जैसे 5 साल का पीरियड हम ले लें, 5 साल में पाँचों साल आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में आपका इलेक्शन होते रहेगा, तो वहाँ पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएंगी। और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही आपको पता है कि भाई साहब कोई जो आपका स्कीम्स है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है लोगों के लिए, तो वो नहीं लॉन्च की जा सकती है ना। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाने के बाद, तो इसके कारण जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाह रही है वो पॉलिसी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पॉलिसी पैरालिसिस, इसलिए हमें कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने चाहिए। ये बात है आपका। दूसरा है कि आपका अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होता है तो ह्यूज एक्सपेंडिचर्स देखने के मिलते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आपका पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हो। अब जैसे अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो एक ही बार खर्च किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो लोकसभा के प्रचार प्रसार के लिए हो, चाहे वो आपका स्टेट असेंबली के प्रचार प्रसार के लिए हो। नहीं तो क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन लेट से आज इस साल है तो यहाँ पर आपका खर्चा हुआ, उसके बाद फिर आपका डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन चलेंगे, यहाँ पर खर्चा करो, यहाँ पर खर्चा करो, फिर अगले साल खर्चा करो, अगले साल खर्चा करो, तो ह्यूज एक्सपेंडिचर्स लगते हैं। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी इलेक्शन करवाए जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया जाता है। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड आर्म फोर्सेस हैं उनको आपका एक प्रकार से चूज किया जाता है फॉर मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो उनका जो ओरिजिनल वर्क होता है, ओरिजिनल वर्क से वो डाइवर्ट हो जाते हैं और इलेक्शंस के वर्क में इंगेज हो जाते हैं। तो ये बातें हैं। एंड इवन इट लीड्स टू द डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ, बिकॉज बार बार इलेक्शन होने के कारण आपका एक इलेक्शन का माहौल ही बना रहता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है वो आपका डिसरप्ट होता है एंड जो एसेंशियल सर्विसेज की फंक्शनिंग है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बातें हैं। एक और बात जो इसमें शायद नहीं दी गई है वो ये है कि जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स हो गए या फिर आपके अन्य ऑफिसर्स जो आपके वोटिंग लोकेशन पर बैठते हैं, उनको मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो ये भी बातें हो जाती है। तो ये बातें हो गई। अब आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में क्या है, तो एक तो आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो गई। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो यही है कि अब जैसे यूपी का इलेक्शन आपका 2022 में हुआ, अगला इलेक्शन आपका कब होगा, 2027 में। अब लोकसभा का इलेक्शन कब होगा, 2025 में। तो कैसे सिंक्रोनाइज किया जाएगा, है ना, उनको एक साथ कैसे लाया जाएगा। एक साथ लाने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब या तो आप लोकसभा के इलेक्शन को 2 साल के लिए बढ़ा दो, 2025 से 2027 पर शिफ्ट कर दो, या फिर आपका जो इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं लेट से 2027 में अब जो होने वाले हैं उसके टर्म को 2 साल घटा के 2025 में लेकर आओ। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे राज्य में होंगे जहां पर 1 साल का गैप होगा, 2 साल का गैप होगा, 3 साल का गैप होगा, तो उसको सिंक्रोनाइज करना फॉर द फर्स्ट टाइम वो डिफिकल्ट हो सकता है। इसी को कहते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। एंड वी हैव द होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन विल रिक्वायर सर्टेन रिक्वायरमेंट। तो जब भी आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन करनी है तो कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया जो हाउसेस ऑफ पीपल या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो टर्म्स है या तो एक्सटेंड करने पड़ेंगे या फिर आपका कर्टेल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 83, 84, 172, 174 ये सब आर्टिकल्स में कुछ हो सकता है संशोधन किए जाए। एंड नेक्स्ट इज योर नेशनल इश्यूज डिफरेंट होते हैं, स्टेट इश्यूज डिफरेंट होते हैं, और अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करते हैं तो फिर हो सकता है वो वोटर के जजमेंट को प्रभावित कर दे, है ना। जब भी हम वोट करते हैं तो फिर नेशनल लेवल पर अगर वोटिंग हो रही होती है, लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही होती है, तो हम दूसरे पैरामीटर्स के आधार पर वोट करते हैं, और स्टेट लेवल पर वोटिंग हो रही होती है तो हम दूसरे पैरामीटर्स के आधार पर वोट करते हैं। तो अगर एक साथ हुआ तो हो सकता है जो वोटर्स की जजमेंट है वो प्रभावित हो जाए।
तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चंद्रयान 2 मेक्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन 40 इन मून्स एटमॉस्फेयर। तो चंद्रयान 2 ने पहली बार ऑब्जर्वेशन किया है आर्गन 40 के डिस्ट्रीब्यूशन को। आर्गन 14 बेसिकली आपका गैस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पर आर्गन होता है। उसी प्रकार से आर्गन 14 आपका मून पर भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व किया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा, ठीक है। और ये आर्गन आपका मून के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ठीक है। तो क्या ये पहली बार है? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन पहले भी नासा ने किया है, लेकिन नासा ने जो ऑब्जर्वेशन किया था आर्गन 40 के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था नियर इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द मून। लेकिन जो चंद्रयान 2 ने ऑब्जर्वेशन किया है वो आपका ओवरऑल पूरा एरिया या फिर यूं कह सकते हो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जर्वेशन किया है आर्गन 40 का इन द लूनर एक्सोस्फीयर। तो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 3 विल कवर अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो चंद्रयान का जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 है, चेस 2, और ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है चेस 2 समटाइम्स सीन इज यूज्ड, ये क्या है आपका? तो बेसिकली एक डिवाइस है, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है, जो चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लॉन्च की गई थी। और इसी के तहत इसी डिवाइस के माध्यम से कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन किया गया ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन 40 का इन द लूनर एक्सोस्फीयर, ठीक है। और ये चेस 2 का फुल फॉर्म क्या है? चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। इससे पहले भी नासा ने अपोलो 17 मिशन के तहत आर्गन 40 का प्रेजेंस डिटेक्ट किया था, लेकिन मैंने आपको बताया इट वाज कन्फाइंड ओनली टू नियर इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द मून। एंड जब हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर, तो एक्सोस्फीयर क्या होता है? आउटर मोस्ट रीजन ऑफ एन एटमॉस्फेयर या फिर अपर एटमॉस्फेयर का जो आउटर मोस्ट रीजन होता है। फॉर एग्जांपल अर्थ की बात करें तो अर्थ में आपका लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, एंड थर्मोस्फेयर। उसके बाद जाके होता है आपका एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर क्या हो गया? आपका आउटर मोस्ट रीजन ऑफ अपर एटमॉस्फेयर, जहां पर जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेयरली कोलाइड होते हैं। याद रखना है, दे आर सेपरेटेड, है ना। तो रेयरली कोलाइड होते हैं विथ ईच अदर एंड इवन दे कैन एस्केप इनटू द स्पेस। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? तो एक प्रकार से प्रॉपर डिटेल मिलेगा कि आखिरकार आर्गन 40 का जो लोकेशन वाइज वेरिएशंस कैसा है, यानी कि कहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में, कहाँ कम मात्रा में, तो ये सब आपका डिटेल मिल सकेगा। और ये आपका इक्वेटोरियल मिड लैटिट्यूड रीजन्स ऑफ द मून इन सबको कवर करता है। एंड साथ ही साथ ये जो ऑब्जर्वेशन है इट ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट अननोन या फिर एडिशनल लॉस प्रोसेसेस या फिर मून क्वेक्स के बारे में, या फिर द रीजन्स हैविंग द लो एक्टिवेशन एनर्जीज, उन सब के बारे में भी जानकारी देता है। और अगर हम बात करें चंद्रयान 2 मिशन की, तो चंद्रयान 2 मिशन आपको पता है 2019 में लॉन्च की गई थी, और ये भारतीय लूनर मिशन है, यानी कि चंद्रमा के लिए रवाना की गई मिशन, जिसके तहत जो आपके अनचार्टर्ड अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल है मून का, उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लॉन्च की गई थी। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रोवर है, रोवर उसको भी लैंड करवाना था, और एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। तो बेसिकली जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च की गई थी ना, इसके 3 कंपोनेंट थे। एक तो ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करेगा, और दूसरा है गया आपका लैंडर, और एक हो गया रोवर। तो लैंडर जब उतारी जाती मून के सरफेस पर, तो उससे आपके 6 पहियों वाला वाहन जिसको हम कहते हैं रोवर, वो निकलता। लेकिन आपको पता है ये जो आपका लैंडर है वो आपका कोलैप्स हो गया था, जिसके कारण आपका जो रोवर है वो भी आपका कोलैप्स हो गया था, ठीक है। रोवर का नाम दिया गया था प्रज्ञान और लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम। तो चंद्रयान 2 मिशन को जियो सिंक्रोनमस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में। और मैंने आपको बताया कि जो मिशन का स्पेसक्राफ्ट है, जो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे वो तो फेल हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया मून के सरफेस पर। तो जो अभी फिलहाल ऑर्बिटर सक्सेसफुली ऑपरेट होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द मून्स वो आपको भेजते रहते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, डाटा के माध्यम से। एंड इससे पहले इसरो ने
चंद्रयान-1 मिशन भी लॉन्च किया था और ये इसरो का फर्स्ट लूनर स्पेस प्रोब था। चंद्रयान-1 की बात कर रहे हैं हम और यहाँ पर वाटर का प्रेजेंस चंद्रयान-1 ने डिस्कवर भी किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द स्पेस, ये भी एक आप कंपोनेंट याद रख सकते हो, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, है ना। तो चंद्रयान-1 के माध्यम से वाटर का प्रेजेंस खोजा गया था मून में। एंड ये जो आपका चंद्रयान-1 है, इट मैप द मून इन इंफ्रारेड विजिबल एंड एक्सरे लाइट फ्रॉम द लूनर ऑर्बिट एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू प्रोस्पेक्ट द वेरियस एलिमेंट्स, मिनरल्स एंड आइस। तो ये बात है। आर्गन-40 की बात करें तो ये आपका इनर्ट, कलरलेस, ऑर्डरलेस नोबल गैस है और ये जो आर्गन-40 है ये बेसिकली आर्गन का ही एक आइसोटॉप है। और आइसोटॉप की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, उनको हम आइसोटॉप कहते हैं, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जब पोटाशियम 40 का होता है, यानी कि K40 का जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो आर्गन-40 आपका निकलता है। और ये डिसइंटीग्रेशन कहीं ना कहीं मून पर बिलो द लूनर सरफेस हो रही होती है और वहीं से रिलीज होते होते धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर आई थिंक 3। काफ़ी ज़्यादा आज टाइम लग जाएगा आपको बिकॉज लंबे लंबे आर्टिकल हैं, दैट्स वाई। आप देख सकते हो 26 मिनट तो अभी ही बीत चुके हैं। नेक्स्ट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज लॉन्चेज MSME इनोवेशन स्कीम, इनक्यूबेशन, डिजाइन एंड IPR। तो ये जो स्कीम है यानी कि MSME इनोवेशन स्कीम, ये हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करता है जिसके तहत जो इनोवेशन है उसको कंबाइन करेगा इनक्यूबेशन में, डिजाइन इंटरवेंशन में, एज वेल एज IPR के प्रोडक्शन में, सो दैट अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके अमंग द MSMEs अबाउट इंडियाज इनोवेशन एंड MSMEs को मोटिवेट किया जा सके कि वो MSME चैंपियंस के रूप में आगे बढ़े, MSME चैंपियंस के रूप में दर्जा प्राप्त हो उनका। एंड जब हम बात करते हैं चैंपियंस की तो चैंपियंस का फुल फॉर्म देख सकते हो, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और ये जो चैंपियन टैग है इसके तहत क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे कंपनी जो स्मॉलर यूनिट्स है, लेट्स से MSME, उनको मदद करके हैंड होल्ड के माध्यम से फाइनेंस करके उनको बड़ा बनाने का प्रयास किया जाता है बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिटेल्स ऑफ MSME इनोवेशन स्कीम, तो इंक्यूबेशन के तहत क्या होगा देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव है कि जो अनटैप्ड क्रिएटिविटी है MSMEs की उसको सपोर्ट किया जाएगा, साथ ही साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल देखने को मिलती है उसको MSMEs में अडॉप्ट करवाने का प्रयास किया जाएगा, सो दैट इन MSMEs का ग्रोथ हो सके इनटू द बिगर यूनिट्स। एंड इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे, देख सकते हो 15 लाख पर आइडिया एंड अप टू 1 करोड़ फॉर रेलेवेंट प्लांट एंड मशीन्स। एंड नेक्स्ट इज योर डिजाइन। तो डिजाइन के तहत क्या आएगा, एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड किए जाएंगे, कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन द रियल टाइम डिजाइन प्रॉब्लम्स की। अगर कोई डिजाइन प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस पर आपका एक्सपर्ट का क्या एडवाइस हो, है ना, क्या सोल्यूशन हो, ये सब आपका प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉर देयर इम्प्रूवमेंट एंड वैल्यू एडिशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस आप देख सकते हो 40 लाख रुपये तक का फॉर डिजाइन प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपये तक का। तो अमाउंट सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, हालांकि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज IPR। तो IPR का ऑब्जेक्टिव आप जानते ही हो, है ना, जो IP कल्चर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कल्चर, उसको इम्प्रूव करना है भारत में, बिकॉज IP का काफ़ी ज़्यादा वायलेशन होता है। IPR के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने अगर कंटेंट क्रिएट किया अपने मेहनत से तो फिर वो कंटेंट दूसरा को यूटिलाइज करे, उससे पैसे अर्न करे, तो फिर तो ये हमारी इनोवेशन को डिग्रेड करता है ना, तो फिर हम क्यों मेहनत करके अपना कंटेंट क्रिएट करें, है ना। इसलिए IPR हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो IP कल्चर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, विथ अ व्यू टू इनहांस द अवेयरनेस ऑफ IPR अमंगस्ट द MSME। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे मूवीज जो होता है जिस दिन वो रिलीज हुई उसी दिन आपका नेट यूट्यूब पर आ जाता है, तो ये सब क्या है, IPR का वायलेशन ही है, ठीक है।
ऑल्सो एम्स टू टेक सुटेबल मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज, है ना। तो स्टेप्स लिए जाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड नॉलेज ड्रिवन बिजनेस स्ट्रेटजीज जो एमएसएमईज के द्वारा डेवलप की जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएंगी फॉर फॉरेन पेटेंट, डोमेस्टिक पेटेंट, जीआई रजिस्ट्रेशन, बट नो नीड टू रिमेंबर दैट। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राइट्स टू ओडिशा गवर्नमेंट वार्न्स ऑफ थ्रेट्स ऑफ पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली अभी फिलहाल पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट आपका डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत आपका जो पुरी, जो कि आपका ओडिशा में पूरी जो होली सिटी है, उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज के रूप में। यहाँ पर आप देखो, है ना। तो जो आपका PHPC है, इस कंसेप्ट को 2019 में लाया गया था, जिसके तहत जो पूरी सिटी है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज के रूप में, यानी कि एक प्रकार से रिजुवनेशन करके, या फिर यूँ कह सकते हो कि और ज़्यादा फैसिलिटीज ऐड करके उसको इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज के रूप में तैयार किया जा रहा है, सो दैट टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। ये बात है। तो कंसर्न्स क्या आ गई, क्यों ASI को लिखना पड़ा कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ाएं। तो आप देख सकते हो जो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है, इसके तहत एक प्रोविजन है, और इस प्रोविजन को अच्छे से याद रखना है आपको कि कोई भी नया कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड होगा विद इन 100 मीटर्स ऑफ ए टेम्पल। यानी कि अगर कोई टेम्पल है और उस टेम्पल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड रहेगी। लेकिन ये जो आपका PHCP है, यानी कि पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ना। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी रिपोर्टेडली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करते रहे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करने का मतलब क्या हुआ, उनको अप्रूवल मिल गई कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जबकि ये प्रोहिबिटेड जोन था, तो यही इश्यू है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुकी है, लेकिन जबकि ये प्रोहिबिटेड जोन था। तो अगर हम बात करें NMA की, यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। इसको सेटअप किया गया है अंडर द AMASR, यानी कि जो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत जो आपका सेटअप किया गया। तो इसका मतलब ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है ना, और इसके तहत परमिशन देने का काम करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन द प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये बात है। तो ये फंक्शन इनका अच्छे से याद रखना, है ना। तो PHPC के बारे में हमने बात किया ही। अब आ जाते हैं कल्चरल एस्पेक्ट पर। मैंने सिलेबस डिस्कस नहीं किया, तो आर्टिकल नंबर 1 आप देख सकते हो। सिलेबस आपका आर्टिकल नंबर 1 नहीं, आर्टिकल नंबर आई थिंक कि 5 है। हाँ, इंडियन कल्चर विल कवर साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म। यहाँ पर आपका आर्किटेक्चर आ जाएगा। आर्किटेक्चर में लॉर्ड जगन्नाथ के टेम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे, पुरी में है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया किसके द्वारा, गंगा डायनेस्टी किंग जो आपके अनंत वर्मन चौड़गंगा देव, इनके द्वारा। ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, अनंत वर्मन चौड़गंगा देव के द्वारा, और ये आपका 12th सेंचुरी में बनाई गई थी। कहाँ पर है ये आपका, पुरी। पुरी आपका सीशोर लोकेशन है, ओडिशा में आता है ये आपका, ठीक है। और लॉर्ड जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एंड एल्डर ब्रदर बालभद्रा, ये इनको हॉली ट्रिनिटी कहा जाता है, और इन्हीं को वर्शिप की जाती है पुरी में। और जो पुरी है वन ऑफ द डेजिग्नेटेड साइट एमंग द चार धाम। और चार धाम में कौन कौन आ जाते हैं, अगर हम भारत का मैप ड्रॉ करें तो एक तरफ आपका गुजरात में आपका द्वारका आ जाएगा, और जो आपका उत्तराखंड है, आपका उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ आ जाएगा, और रामेश्वरम जो कि आपका तमिलनाडु है वहाँ पर आ जाएगा, और एक जो आपका पुरी है। तो हो गया ना आपका चार धाम, ठीक है। तो ये आ जाएंगी, इसके अंतर्गत आ जाता है ये। एंड वेरियस फेस्टिवल जो श्री जगन्नाथ के ऑब्जर्व किए जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो है आपका स्नान यात्रा, नेत्रोत्सवा, रथ यात्रा जिसको कार फेस्टिवल भी कहते हैं, शायन एकादशी एंड चित्तलगी अमावस्या, श्री कृष्ण जन्मा एंड दशहरा। तो हालांकि यहाँ से तो कुछ निकलते नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना है जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, ठीक है। किसने बनाया था और कौन सी डायनेस्टी थी और कब बनाई गई थी, और आपका चार धाम के अंतर्गत आते हैं, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। एंड अगर बात करें आर्किटेक्चरल फीचर्स की, तो देख सकते हो ये जो आपका टेम्पल बनाया गया है, ये आपका कलिंगा आर्किटेक्चर
पर आधारित है। कलिंगा आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द सब स्टाइल ऑफ नगारा। आपको ही पता है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर में नगारा आते हैं और एक आपका आता है द्रविड़ा। तो नगारा के अंतर्गत और भी सब डिविजन्स है, जिसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज योर कलिंगा आर्किटेक्चर। इसमें एक खास बात ये है कि जो टेम्पल है उसका कोई शैडो ग्राउंड पर कभी भी नहीं पड़ता है, ये सबसे खास बात है। टेम्पल का शैडो कभी भी ग्राउंड पर नहीं पड़ता है, ये सबसे खास बात है। देख सकते हो, नो शैडो ऑफ द टेम्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे। इस प्रकार से डिजाइन ये इंजीनियरिंग की गई है इसकी। एंड जो आइडल्स हैं यानी कि मूर्ति है होली ट्रिनिटी की, ये आपका लकड़ी से कार्व आउट की गई है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम वुड रेदर देन स्टोन और मेटल आइडल्स। एंड अनलाइक अदर टेम्पल्स ऑफ द रीजन, जो कार्विंग्स हैं ऑन द टेम्पल्स, ये प्रिडोमिनेटली गॉड्स एंड गॉडेस के कार्विंग्स हैं आपके टेम्पल प्रीमिसेस में। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। BIS आस्क्स स्वैप प्रोडक्ट मेकर्स टू गेट क्वालिटी सर्टिफिकेशन यूज इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क। तो सिलेबस अगर हम डिस्कस करें तो सिलेबस आपका आर्टिकल नंबर 6 इज वेयर, तो आर्टिकल नंबर 6 इज योर, हाँ देख सकते हो आपका ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स मेजर क्रॉप्स, इसके अंतर्गत आ सकता है। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, आपको पता होगा, और इन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड्स सोय प्रोडक्ट्स, सो दैट अवेयरनेस क्रिएट किए जा सके अबाउट द सोय प्रोडक्ट। अब ये देख सकते हो आप, जो सोयाबीन का इस्तेमाल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है एज ए टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन, और इसको हम सोया बॉडी भी कहते हैं, या फिर सोया नगेट्स भी कहते हैं, सोया मिल्क कहते हैं, टोफू, सोया दही, ये सब भी कहते हैं, ठीक है। एंड अब बात हो जाती है, अब जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है उसकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं मेंटेन होनी चाहिए। तो इसीलिए क्वालिटी एंड सेफ्टी इन सब प्रोडक्ट्स के मेंटेन करने के लिए जो BIS है यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने 7 इंडियन स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए हैं सोया प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे एक आपका फैट सोया फ्लोर आ जाएगा, सोया मिल्क आ जाएगा, सोया नट्स आ जाएगा, सोया बटर आ जाएगा, इस प्रकार के 7 इंडियन स्टैंडर्ड्स कैटेगरी। एंड जो सर्टिफिकेशन है वो मदद करेगा इन इंटीग्रेटिंग सोया प्रोडक्ट्स इनटू द इंडियन डाइट, एंड इट विल आल्सो बेनिफिट प्रोड्यूसर। कैसे? तो बेटर प्राइसेस, अगर अच्छे क्वालिटी के हैं तो अच्छे प्राइस मिल जाएंगे, है ना। सर्टिफिकेशन के माध्यम से ये होगा, हमने कैटेगराइज कर दिया बेस्ड ऑन द क्वालिटी, तो बेटर प्रोडक्ट तो बेटर प्राइसेस। एंड जो ISI मार्क है, ये आपका स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस मार्क होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आपने ISI मार्क वेरियस प्रोडक्ट्स में देखे भी होंगे, और ये आपका से 1955 से ही ISI मार्क की परंपरा चल रही है। एंड ये आपका सर्टिफाई करता है प्रोडक्ट को दैट कन्फर्म्स टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स that is developed by the BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट BIS, तो ये आपका नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ना, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करती है। BIS नाम से पता चला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, और इसको BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया, यानी कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, और इसके तहत हार्मोनियस डेवलपमेंट हो स्टैंडर्डाइजेशन का, क्वालिटी का, एज वेल एज सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स का फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल। तो बेसिकली ये आपका स्टैंडर्ड सेट करती है BIS वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए। एंड आप देख सकते हो BIS सर्टिफिकेशन के तहत क्या होगा, जो सर्टिफिकेट होल्डर हुए, जिसको भी सर्टिफिकेट मिला है, वो थर्ड पार्टी को क्वालिटी की गारंटी दे सकते हैं, सेफ्टी की गारंटी दे सकते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की गारंटी दे सकते हैं टू द कस्टमर। एंड स्पेसिफिकली इंपोर्ट जब हम करते हैं आइटम्स की, तो फिर BIS सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड वैसे तो जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है वो आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वॉलंटरी है, लेकिन लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर विच रीजन्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मास नेचर ऑफ कंजम्पशन आर मैंडेटरी सर्टिफाइड बाय द BIS। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स आपके वॉलंटरी होते हैं, उस पर आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, लेकिन कुछ विच डील्स विद द
लार्जर पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, मास नेचर ऑफ कंजम्पशन, तो उन प्रोडक्ट्स के लिए आपका BIS सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। और BIS का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 5 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज डिस्कस कर लिया ऑल दीज आर्टिकल्स। एक छोटा सा मैंने देखा था यहाँ पे आर्टिकल, आप ध्यान से देख सकते हो। हाँ, सुचेता कृपलानी के बारे में। शी इज इंडियाज फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर अगर कभी भी नाम आए तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये मैरी करी थी टू द फ्रीडम फाइटर आचार्य कृपलानी। तो बाकी आप देख सकते हो, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।